आंध्र सातवाहन वंश, ये इसका टाइम 30 BC से लेकर के और 250 AD तक रहता है, यानी कि ईस्वी के शुरुआत के 30 साल पहले से लेकर के और 250 ईस्वी तक इसका समय। ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश बेसिकली ये भी एक ब्राह्मण वंश ही था, ये भी बात है, ब्राह्मण डायनेस्टी ये भी। लेकिन क्या ये जैसे शुंग वंश है, कर्ण वंश है, दोनों वो भी ब्राह्मण वंश हैं जो इनके पहले हम लोगों ने बात। दरअसल ये दक्कन के कुछ कबीलाई लोग थे, ट्राइब में रहने वाले लोग, ट्राइब माने कबीला, तो दक्कन के कुछ कबीलाई लोग हैं जो ब्राह्मण हो गए थे। बस आपको ये जान लेना है कि ब्राह्मण वंश ये भी था। अब इस वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो सिमुक नाम का एक आदमी था। ये आपने पीछे भी लिखा होगा, सिमुक, जिस सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या किया और फिर आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाला। ये इनका जो सातवाहन नाम है, सातवाहन, ये नाम तो इनका इंस्क्रिप्शन में मिलता है, यानी अभिलेखों में मिलता है ये नाम। पॉइंट बढ़ाते चले, अभिलेखों में ये नाम मिलता है, लेकिन हाँ, अभिलेखों में सातवाहन नाम मिलता है इनका। लेकिन इनका एक नाम और है जिसे आंध्र भ्रात्य कहते, आंध्र, तो आंध्र भ्रात नाम भी इनका मिलता है। ये नाम पुराणों में मिलता है। हाँ, मतलब इस नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, ऐसा नाम अभिलेखों में मिलता है, ये नाम पुराणों में मिलता है। क्लियर? ठीक है। अब सवाल ये है कि जो ये आप इसको शॉर्ट में सातवाहन वंश भी कहीं लिखा मिले, सिर्फ तो परेशान मत होना, चाहे आंध्र सातवाहन कहें या सातवाहन कहें, बात एक ही है। इनके साम्राज्य का विस्तार आंध्र प्रदेश, इनके साम्राज्य का विस्तार आंध्र प्रदेश, ये, और जो महाराष्ट्र वाला भाग है और जो कर्नाटक, यहाँ पे ज्यादा हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। इनकी राजधानी बेसिकली, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन या पैठान, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में पड़ती, ये इनकी राजधानी। ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों की, यानी कि सातवाहन शासन की आप ऐसे कहते तो ज्यादा अच्छा हो। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, जैसे आपने सुना प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ऐसे। तो इनकी जो राजकीय भाषा है वो प्राकृत, और जब मैं कह रहा हूं कि भाषा राजकीय प्राकृत है, तो इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, ये भी समझ। इसका मतलब इनके जो भी अभिलेख हैं या इस समय जो भी किताबें लिखी गई जो इसके विषय में जानकारी का स्रोत है, जैसे गाथा सप्तशती, अभी आगे बात करेंगे, एक सातवाहन वंश का शासक हाल है, उसने लिखा है प्राकृत भाषा में। तो भाषा प्राकृत है और लिपि इस समय की ब्राह्मी है। इसका मतलब कि जो भी जानकारी के स्रोत इस समय मिलेंगे ज्यादातर वो इसी भाषा में मिलेंगे। लगे हाथ उसको भी समझ लेते हैं। अब अगर हम ये कहें कि सातवाहन वंश के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है, जिनसे कि सातवाहन वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस बोलते हैं इसको, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस की जब बात कर रहे हैं तो एक है रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख, रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। इस अभिलेख से सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती। क्लियर? और ये सातवाहन वंश की थी नागनिका, नागनिका। कभी कभी रानी नैनिका लिखा मिला रहे तो परेशान मत होना, इन्हीं का नाम है। रानी नागनिका या
नैनिका, नैनिका बोल रहा हूं, नैका या नायिका अलग है, वो चालुक्य या सोलंकी वंश की एक है। तो ये इनका अभिलेख है, इससे पता चलता है। ये गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख, ये भी जानकारी देता है सातवाहन वंश के विषय में। नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख। एक कान्हेरी अभिलेख, एक कान्हेरी अभिलेख, ठीक है, ये भी जानकारी दे रहा है। दरअसल जो सातवाहन वंश के शासक थे, अगर हम कहें कि सातवाहन समाज था कैसा, तो सातवाहन समाज बेसिकली मातृ प्रधान था। जब मैं कह रहा हूं मातृ प्रधान था, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, हमने प्रधान तो सुना है, प्रधानमंत्री सुना है, मातृ प्रधान क्या है? और ये मातृ प्रधान का मतलब वही, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने बात की थी मातृ सत्तात्मक, और हाँ, और वैदिक सभ्यता को हमने लोगों ने देखा था पितृ सत्तात्मक। मातृ प्रधान का मतलब कि मातृ पक्ष की प्रधानता यहां ज्यादा, यानी कि महिलाओं की स्थिति यहां पे बेहतर थी, अच्छी थी, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। प्लीज, और जब मैं कह रहा हूं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, तो उसका हम एक वाकया भी समझ लें। सातवाहन वंश के शासकों के नाम के साथ प्रायः उनकी मां का नाम लगा रहता था। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा शातकर्णी, ये राजा का नाम है, और गौतमी उसके मां का नाम है। तो देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो सातवाहन वंश के शासकों के नाम के साथ उनके मां का भी नाम लगा रहता था। तो पहले थोड़ा सा आप यहां पे लिखें कि सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि मातृ पक्ष को प्रमुखता दी जाती, मातृ पक्ष को प्रमुखता दी जाती थी। हालांकि राजनीतिक सत्ता पितृ सत्तात्मक थी। मैं कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं, किसी भी इस तरह की से किसी महिला का वहां पे रूलर के रूप में काम करना, ये पता नहीं चलता है। तो समाज तो मातृ सत्तात्मक था, लेकिन पुरुष ही वहां पे शासक बनते थे, राजा बनते थे। और राजनीतिक सत्ता पितृ सत्तात्मक थी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कोई महिला शासिका नहीं बनी। किसी महिला के शासन, देखें, किसी महिला के शासन करने का प्रमाण नहीं मिलता, किसी महिला के शासन करने का प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, यह जरूर है कि सातवाहन शासकों के नाम के साथ, सातवाहन शासकों के या सातवाहन वंश के शासकों के नाम के साथ प्रायः उनकी मां का नाम भी लिखा रहता है, प्रायः उनकी मां का नाम भी लिखा जाता है या लिखा रहता है। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये शासक का नाम है, ये उसकी मां का नाम है, ये शासक का नाम है, ये उसकी मां का नाम है, ठीक है ना। सातवाहन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी, ठीक है। सातवाहन शासकों ने ही भूमि दान करने की प्रथा शुरू की, भूमि दान करने की प्रथा शुरू किया। और जब मैं कह रहा हूं भूमि दान करने की प्रथा शुरू किया, तो ब्राह्मणों को भी दान करते थे और बौद्ध भिक्षुओं को भी दान करते थे। दोनों बातें हैं, लिख लें ब्रैकेट में, ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को। अब सवाल, कैसे दोनों को दान कर रहे हैं? दरअसल जो ये सातवाहन शासक होते थे, वो बहुत ज्यादा महत्व ब्राह्मण धर्म को देते थे, यानी कि ब्राह्मणों को। और जो शासकों की रानियां होती थी, वो बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया है। तो पता लगा राजा ब्राह्मणों को भूमि दान कर रहा है और रानी बौद्ध भिक्षुओं को कर रही है, ऐसे हो जाए। मतलब राजा ने इसको दान कर दिया। और ये तो फेथ की बात है, विश्वास की बात है, विचार की बात है। आज डेमोक्रेसी में मान लीजिए
अभिषेक गया इलेक्शन में, एक पार्टी को किसी को वोट देकर आया, इसकी घरवाली गई दूसरे पार्टी को देकर आई, तो है ना, क्या इसको पूछना। दान करने में क्या जरूरी है कि दोनों एक ही, तो दान में तो अपना विचार, अपना विश्वास, अपनी, वही मतदान में भी हो गया, मत भी का दान। हालांकि मतदान से बेहतर शब्द मताधिकार है, मतदान मताधिकार का पालन करें, उसमें मतदान, दान में बहुत अपेक्षा नहीं की जाती है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या मिलेगा, लेकिन हम मत को जब देते हैं तो ये हमारा अधिकार है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? कोई अपेक्षा नहीं है कि हमें क्या मिलना, लेकिन जब हम मताधिकार कहते हैं इसका आशय ये है कि हम डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें एक बेहतर लोकतंत्र तो मिलना चाहिए ना, इतना अधिकार तो हम जता ही सकते। ठीक है, राइट टू रिकॉल नहीं लागू हुआ है, प्रत्यावर्तन का अधिकार अभी नहीं मिला है, लेकिन हम अगर मत को अपना किसी के पक्ष में रख रहे हैं, दे रहे हैं, तो इतना तो अधिकार बनता है ना कि वो मत के बाद जो सिस्टम बने, वो सिस्टम तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला होना चाहिए ना। वो राइट टू रिकॉल कहते हैं, राइट टू रिकॉल। ये अपने पॉलिटिकल गवर्नेंस में राइट टू रिकॉल का मतलब यह है कि चुने हुए व्यक्ति, एक तो राइट टू रिजेक्शन होता है जिसको नोटा कहते हैं, कि भाई ये जितने कैंडिडेट्स हैं इनमें से कोई भी हम इस लायक नहीं समझते कि हम अपना मत उसे दें, अतः ऐसी दशा में हम सभी को रिजेक्ट करते हैं। वही है अस्वीकरण का अधिकार, राइट टू रिजेक्शन, जिसको आप नोटा कहते हैं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर लगे कि नहीं चार हैं, चार में से एक मुझे सही लगा, लेकिन जो सही लगा और वो रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद में वो गड़बड़ निकल जाए, बाद में गड़बड़ निकल जाए, तो क्या हम उसे हटा भी तो पाए? ये राइट भी तो मिलना चाहिए। इसको राइट टू रिकॉल कहते हैं, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और राइट टू रिकॉल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी कि हम उसको हटा पाए, ऐसी शक्ति भी तो जनता के पास होनी चाहिए। ये आ नहीं पाई, इसके लिए खूब आंदोलन, इसके लिए ये नहीं आ पाई। और स्विट्जरलैंड पहला देश है जो इसको लागू करता है, वहां आरंभक प्रणाली कहते हैं, और इसीलिए स्विट्जरलैंड को कहते हैं रियल हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। भारत तो बिग हाउस ऑफ डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र का बड़ा घर, लेकिन रियल हाउस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का वास्तविक घर स्विट्जरलैंड है। खैर, तो भूमि दान देने की प्रथा इस तरह से, ये ब्राह्मणों को भूमि दान, बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान, ये जो ब्राह्मणों, ये दान, भूमि दान देने की प्रथा यही से शुरू हो रही है, सातवाहन शासक ही शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसको भिक्षुओं को डोनेट कर दिया, भिक्षु उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ पर आशय है। या कोई ब्राह्मण है तो उसको, ब्राह्मण भी तो वही होगा, तो उसको डोनेट कर दिया और वो अपना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो आय मिल रही है उससे राजा का कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब है यहाँ पर। दूसरा ये है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा ऐसे शीशे के सिक्के जारी हुए एंशिएंट पीरियड में, सातवाहन शासकों ने ही शीशे के सिक्के जारी किए हैं। देखिए, बहुत शीशे के सिक्के जारी कर रहे हैं, तेजी से लिखिए, सातवाहन शासकों ने ही शीशे के सिक्के, और कुछ मिश्रित धातुओं के भी सिक्के जारी किए, यू कैन से एलॉय या मिक्स मेटल, उनके भी मिश्रित धातु। अगर हम मेडिवल इंडिया में यह बात करें कि किसने मिश्रित धातु के सिक्के जारी किए, तो एक सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में, फिरोज शाह तुगलक, उसने भी मिश्रित धातु के सिक्के जारी किए थे, अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो। और यहां पे ये जारी कर रहा है, ठीक है। एक बहुत खास बात, चूंकि ये ब्राह्मण तो है ही है और कबीलाई लोग थे, ब्राह्मण बन गए। सातवां, हम लोगों ने जब ये देखा था, शुंग डायनेस्टी पर बात कर रहे थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया, फिर से स्थापित किया। यहां पर क्या है, और आपको ये पता है कि वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब वो वैदिक जो वर्ण व्यवस्था है वो कमजोर होती चली आ रही है। यहां पर सातवाहन शासकों ने उस वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाले। और जो दो वर्णों के बीच मिश्रित विवाह होता था, जैसे मान लो एक ब्राह्मण जो है वर है और शूद्र कन्या है, या शूद्र वर है मतलब शूद्र लड़का है, ब्राह्मण लड़की है, मतलब उच्च कुल निम्न कुल, इनके बीच शादी हो जाती थी, पहले भी हो रही। उसको इस व्यक्ति ने बंद किया, कहा इससे हाइब्रिड लोग होते हैं, होंगे ही हाइब्रिड। आप लोग कभी सुने होंगे भी, ऐसे सुना होगा आपने, चांडाल, अंत्यज, चांडाल, अंत्यज, ये दरअसल ऐसे ही उत्पन्न होते थे। मान लीजिए कोई शूद्र पुरुष है और ब्राह्मण महिला है, उससे जो शादी होगी, उससे जो पुत्र पैदा होगा, उसी को चांडाल कहते थे। और उसे समाज में रहने का अधिकार नहीं होता था, वो शमशान घाट पे रहता था। वो देखो चंडाल शमशान घाट पे जहां लोगों को जलाया जाता है, वहां पर वो रखवाली करता था, वहां पर वो मुर्दों को जलाने का काम करता था। उसे कभी बस्ती, ये मैं अभी नहीं, आगे बात, जब चीनी यात्री आते हैं तो इस बात को लिखते हैं, जब उनको कभी बस्ती की तरफ आना होता था चांडाल को, तो एक बर्तन बजाते हुए आते थे कि जिससे कि रास्ते से लोग हट जाएं, क्योंकि उनको कोई छूना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे ही लोग होते थे। इस तरह का विवाह इसने बंद कर दिया कि जो इसका मतलब जो एक ही वर्ण के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो अंतर्वर्ण विवाह होता था उसको भी इसने बंद किया। तो पहला तो ये लिखेंगे, इसने वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। ये सातवाहनों ने वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। और वर्ण वही समझ गए आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और दो भिन्न वर्णों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया, दो भिन्न वर्णों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया। क्लियर? अब हम देखेंगे कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक, तो एक पॉइंट डाल लें, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक शातकर्णी प्रथम, हाल। और ये ऑर्डर में क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न भी कि भाई आ जाए कि सही ऑर्डर में सातवाहन शासकों का नाम कौन है, तो इस तरह से हो गया। शातकर्णी प्रथम, हाल, फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी। हो गया। ये जो सातवाहन वंश का शासक है शातकर्णी प्रथम, ये इसने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण किया। ये टाइटल है इनकी, दक्षिणापथपति। दक्षिणापथेश्वर नहीं कह रहा हूं, जरा ध्यान समझिएगा। दक्षिणापथेश्वर की टाइटल वशिष्ठी पुत्र पुलमावी धारण करता है, जो अभी आगे लिखा है नाम देखो। इसने दक्षिणापथपति और एक टाइटल और, अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र, ये दो टाइटल एज्यूम्ड कर रहा है। बहुत पूछता है यहाँ टाइटल्स को लेकर के, एक सातवाहन वंश के शासकों में बड़ा बच्चे परेशान होते हैं, और एक गुप्ता पीरियड में, वहां तो एक एक शासक ने कई टाइटल एज्यूम्ड किया, तो अगर क्लियरिटी नहीं रहती उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके पीटी में। तो दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र, ये जो शातकर्णी प्रथम है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी किया। 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कर रहा है ये। हाँ, राजसूय यज्ञ किया। अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के जारी किए। तो ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब ये अकेला कर रहा है, ऐसा बहुत सा हुआ। अभी गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ही है। हो गया। सातवाहन शासकों में एक शासक ये है, हाल, जिसका हाल ये है, कैसा हाल है हाल का?
हाल चाल बढ़िया है। तो इस हाल का हाल ये है, क्या कहना चाह रहे हैं, खस्ता हाल है और शानदार आदमी है ये, तुम जैसे लोगों जैसा। जब मैं कह रहा हूं शानदार आदमी है, इसका मतलब बहुत विद्वान है ये, जब तुम लोग विद्वान हो। अरे यकीन नहीं हो रहा, बहुत विद्वान है, कवि है। इतिहास के अंदर कुछ ऐसे शासक हुए जो बड़े अच्छे स्कॉलर थे, कवि थे। हाल हैं, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, राजा भोज, तो ये सब। हाँ, तो हाल शासक हैं, ये बहुत विद्वान हैं और कवि हैं। जब मैं कह रहा हूं विद्वान और कवि हैं, इन्होंने पुस्तक लिख दी, गाथा सप्तसदी या गाथा सतसई। परेशान मत होना, एक ही बात है, गाथा सप्तसदी या गाथा सतसई, इनकी किताब का नाम है। क्लियर? प्राकृत भाषा में है और भगवान शिव की आराधना के साथ इस पुस्तक